बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कारकर्दगी, बल्कि ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामज़न है। जिस तरह से कल पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और ये टेस्ट मैच सिर्फ 2.5 दिन में ख़त्म हुआ। वो भी दूसरे दिन का खेल जो था वो बारिश की वजह से ताख़ीर से शुरू हुआ। तो अब पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी पैथेटिक। माइकल वॉन का ये कहना है कि ये पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन टीम है जो इंग्लैंड के दौरे पर आई है। फिर बाज़ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से एक इंटरव्यू में कहा गया, उरुज मुमताज़ ने कह दिया कि जनाब बाबर आजम की वजह से फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने ऐसी विकेटें बनाने के लिए कहा था कि जो स्पिन ट्रैक हो, जो बिल्कुल स्लो विकेट्स हों। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के दरमियान पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में शिकस्त हुई। बाबर आजम अनफिट हो गए। आपको याद होगा बाबर आजम जो थे वो ढाका टेस्ट से भी पहले अनफिट हो गए थे, यहाँ पर भी अनफिट हो गए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ वीडियो लिंक पर एक्सप्रेस न्यूज़ के कराची स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर मैनेजर, फॉर्मर कोच, कई हैसियतों में इन्होंने काम किया है, हारून रशीद साहब, जिनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। हारून भाई, कैसे देखते हैं ये टीम जो है ये संभल ही नहीं पा रही? जाने से पहले आपका गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर कहता है कि एक आध मैच भी जीत जाए तो बड़ी कामयाबी होगी। वेस्ट इंडीज में एक मैच तो जीत गए, लेकिन 2-3 खिलाड़ियों की गैर मामूली कारकर्दगी की वजह से अब्दुल्ला शफीक, साजिद खान और बाबर आजम, लेकिन यहाँ पर साजिद खान को खिलाया नहीं। आप क्या देखते हैं कि टीम का 11 रुकनी टीम का कॉम्बिनेशन दुरुस्त था? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहली बात कि इस तरह कहना कि एक मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वैसे ही आपने नेगेटिव नोट के ऊपर अपनी टीम को बाहर के दौरे पे भेजा कि जब आपका एक सीनियर चीफ सेलेक्टर जिसको ऐलान तो नहीं किया गया लेकिन ज़्यादातर डिसीजंस तो वो ही ले रहे हैं, तो एक टीम जाती हुई अगर उसको ये पता लग जाए कि उसका जो सीनियर सेलेक्टर है वो ये कह रहा है कि एक मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, और वो एक मैच जीतने में भी एक ऐसे प्लेयर का हाथ था जिसको तो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं था वो, यानी ना वो कैंप में था। अब्दुल्ला शफीक की मैं बात कर रहा हूँ, और उसको तो वो क्योंकि वहाँ कैरिबियन में खेल रहा था उसको उन्होंने बुला लिया, उसने आते ही रन्स कर दिए जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच जीत गया। सो जो आपकी ओरिजिनल प्लानिंग थी उसमें तो अब्दुल्ला शफीक कहीं भी नहीं था। तो इसका मतलब है कि प्लानिंग तो आपके सामने है कि किस अंदाज में ये सिलसिले जो हैं वो चल रहे हैं। दूसरा ये है कि आपने इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सामने रखें तो हम पहले भी आप प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि इस दफ़ा इंग्लैंड में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है तो आपको पिचेस वैसी नहीं मिलेंगी, लेकिन जो ट्रेडिशनल लीड्स की जो पिच थी हेडिंगले की वो थोड़ा सा गेंद मूव तो करता है, लेकिन कंसिडरेबली अगर आप देखें तो इतनी पिच बुरी नहीं थी जितना बुरा पाकिस्तान की बैटिंग खेली। सो जिसकी वजह से अब देखें ना, आपने दोनों इनिंग में हार्डली 84 ओवर्स खेले, वेयरएज इंग्लैंड ने सिर्फ एक इनिंग खेली, उन्होंने तकरीबन 89 या 90 ओवर्स खेले। सो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटिंग जिसके ऊपर आप इन्हिसार कर रहे थे, देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि आपकी बॉलिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना एक्सपोजर नहीं है, इसलिए उनसे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी बैटिंग से तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि उनको करने चाहिए रन्स, क्योंकि सारे के सारे सीनियर बैट्समैन आपकी टीम में शामिल थे। आपने एक्सपीरियंस को टीम में शामिल किया था, जिसमें जितने भी नाम ले लें, चाहे इमाम ले लें, बाबर ले लें या अब्दुल्ला शफीक ले लें जो कि बाद में आए, लेकिन इसके अलावा सऊद शकील आए हैं, शान मसूद हैं, रिजवान हैं। सो आई थिंक ये तो बेसिकली इनका रोल था ना कि आपने ज़्यादातर जो है वो बैटिंग करके अपनी टीम को रन्स करके देने थे। और इत्तेफाक की बात आप ये देखेंगे, जो मैं एक ख़ास चीज़ नोट कर रहा था कि सीनियर प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे थे। यानी अगर आप ओपनिंग भी देखें तो फेस किया आपका अजान ओवैस ने, जबकि इमामुल हक आपके इतने सीजन कैंपेनर हैं, हर बॉल को पहली मरतबा जाके उनको फेस करना चाहिए। उसके बाद रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे, टेल एंडर्स आपके साथ आ गए, आप पहली बॉल पे रन लेके अपने टेल एंडर को एक्सपोज कर दे। सो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी माइंडसेट आपका पता लग रहा है कि आप अपने आप को बचा रहे हैं ताकि मेरा नाम ना आए। बाबर अनफिट हो गए जिसकी वजह से वो ये नहीं खेल सके, लेकिन अभी भी आप ये देखें कि मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान की टीम में आपने ऑलरेडी आपके जो बॉलर्स हैं वो एग्जॉस्टेड हो चुके हैं इस पहले टेस्ट मैच में। उन्होंने 20-20, 25-25 ओवर का स्पेल करके अपने आप को बाकी के 2 टेस्ट मैचेस वो कैसे सहारेंगे ये मुझे इसका आइडिया भी नहीं है, क्योंकि वो ओवर करने के बाद उनसे फील्डिंग ही नहीं होती।
अगर आप देखें कि अब्बास जब वापस जाते हैं उनके दाएं या बाएं जब बॉल जाए तो बॉल को वो चेज़ नहीं कर सकते। इसी तरह खुर्रम शहजाद का ये हाल है, इसी तरह मोहम्मद अली का ये हाल है। सो आपने ओवरऑल जो स्ट्रेटजी बनाए मेरे नज़दीक वो बिल्कुल ही फेल हो गई। यहाँ आपको एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर चाहिए थे जो आपने टीम में नहीं रखे। नहीं रहे। अच्छा, लेकिन एक चीज है हारून भाई, अगर आप इस टीम के बॉलिंग कॉम्बिनेशन को देखें तो टोटल 50 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा था इस टीम के बॉलर्स को, जिनमें से 31 टेस्ट मैचेस जो थे वो मोहम्मद अब्बास ने खेले, जिसमें उसके 3 साल जाया हुए। बकिया जो बॉलर्स थे आपके, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। समझते हैं कि जो हमने बॉलिंग सेलेक्ट की, बॉलर सेलेक्ट किए इस दौरे के लिए, क्या सिर्फ अब्बास पर ही इंहिसार कर रहे थे? अगर अब्बास खुदा ना खास्ता अनफिट हो जाते हैं सेकेंड टेस्ट से या थर्ड टेस्ट से कबल, तो क्या होगा? तो क्या इन एक्सपीरियंस बॉलिंग के साथ आप इंग्लिश टीम को उसकी कंडीशन में 2 मरतबा आउट कर सकेंगे? देखिए, यही वो चीज़ है जो जिसके ऊपर मैं एम्फसाइज कर रहा था कि जो भी आपका जो थिंक टैंक है उसने क्या सोच के ये टीम बनाई। उनको अपनी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि हमारे पास जो बॉलिंग है, हम एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपका शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंग्लैंड में खेल चुका है, आपका हारिस रऊफ़ इंग्लैंड में खेल चुका है, आपके इसके अलावा नसीम शाह इंग्लैंड में खेल चुके हैं। और ये सारे देखें ना, मैं एज एन अगर मैं इंग्लैंड की टीम कैम्प में बैठा हुआ हूँगा, जब मैं एनालाइज करूँगा पाकिस्तान की टीम को, तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग में है क्या। अब्बास इज नॉट आपका स्पिरिट, वो मेन बॉलर नहीं है, वो आपका सपोर्टिंग बॉलर था। अगर आपका शाहीन शाह अफरीदी होता, आपका नसीम शाह होता, या हारिस रऊफ़ को इन्होंने टेस्ट क्रिकेट की तरफ ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिला के लेकर आए, सो आपके पास ऐसे बॉलर्स मौजूद थे जो 140 150 पे बॉलिंग करके इंग्लैंड के बैट्समैन को ऐसी पिचेस के ऊपर जब बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी वहाँ वो आपको फ़ायदा दे सकते थे। आपने ऐसे लोगों को ले गए जिनका इंग्लैंड का कोई एक्सपोजर ही नहीं था, और वो जो जैसे आपने बताया अगर 30 टेस्ट मैच आप निकाल दें तो हार्डली 18 से 20 टेस्ट मैच बच जाते हैं जो इन बाकी लोग बॉलर्स ने आपस में खेले। वो तो आप लकी थे कि फर्स्ट टाइम, आई थिंक ये सेकंड टाइम होगा कि लीड्स में बिकॉज ऑफ दी वेदर कंडीशंस, क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्राई पिचेस थी कि आपका स्पिनर आउट कर गया 5। अगर आपको वो हेल्प ना मिलती तो आप सोचें कि आपकी टीम का हाल क्या होता। सही, लेकिन आपने लीड्स की बात की हारून भाई। 1972 के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के एशले मैलेट ने 5 विकेटें ली थी, 1972 के बाद ये पहला मौका था जब किसी टूरिंग टीम के स्पिनर ने 5 विकेटें ली, वरना हेडिंगले लीड्स की पिच तो फास्ट बॉलर्स की जन्नत साबित होती आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है ना मिर्जा इकबाल बेग, यही वजह है। आप देखें कि उन्होंने अपने 4 फास्ट बॉलर खिलाया, उन्होंने तो कोई स्पिनर नहीं खिलाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी पार्ट टाइम बॉलर को ऐड कर लेंगे। और देखें कि उनकी सोच क्या थी, जो उन्होंने अपना प्लान किया उसके मुताबिक उनके प्लेयर्स ने डिलीवर किया। देखिए, उनकी बैटिंग भी जो है वो जब गिरती थी विकेटें तो एकदम से 2-3 विकेट गिर जाती थी, क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी, पिच ऐसी थी कि जो बॉलर्स को हेल्प कर रही थी। अगर दोनों की बॉलिंग का मुवाजना करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस का फुकदान नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने एक लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करते हुए पाकिस्तानी बैट्समैन को मुश्किलों में डाला। वेरेज आपके क्योंकि इनएक्सपीरियंस बॉलर थे, वो वेवर्ड थे, वो एक जगह पे बॉलिंग ही नहीं कर सके। अगर यही आप सोचेंगे, आपका जो टॉप बॉलिंग ब्रास होती है अगर यहाँ पर, जिसमें नसीम शाह, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, या फॉर दैट मैटर हारिस रऊफ़, अगर ये बॉलर्स होते तो आपको इनको तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे ना कि ये उन एरियाज को हिट करेंगे जहां पर बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी, और उनके पास पेस भी थी। सो ये एक तो बहुत बड़ा मुझे खला नजर आया। ठीक, आपने अगर आप दोनों टीमों की चले, आप एट द 11th आवर, अगर बाबर आजम एक दिन पहले तो सरफराज कह रहे थे कि बाबर आजम खेलेंगे, उन्होंने प्रैक्टिस मैच की दूसरी इनिंग में बैटिंग भी नहीं की, रेस्ट किया और बाबर आजम नहीं खेले। लेकिन अगर आप कप्तानी का मवाजना करें, 36वें कप्तान है सलमान अली आगा, जिन्होंने टेस्ट में पाकिस्तान को लीड किया है। एक तरफ सलमान अली आगा और दूसरी तरफ जो रूट। आप देखें जो रूट ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरीके से लेग स्लिप में उन्होंने आजान स्लिप को कैच आउट कराया, बार बार चेंजेस। हमारे कप्तान ने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि ऑन साइड पे 5 फील्डर लेकर, जब बहुत पिटाई हो रही थी उन्होंने ऑन साइड पे 5 फील्डर लेके लेग साइड पे बॉलिंग शुरू करा दी। आपको फर्क वाज़ेह नजर आया कप्तानी का? तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि सलमान अली आगा बहुत ज़्यादा अरसे से पाकिस्तान की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। जो रूट अपने सेकंड स्टिंट में आए हैं एज कैप्टन, उनका पहला जो स्टिंट था एज कैप्टन इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन आप देखें कि सेकंड स्टिंट में आने के बाद उन्होंने किस तरीके से अपनी टीम को और अपनी जो भी थिंक टैंक था उसके साथ मिलकर जो प्लान किया उसको एग्जीक्यूट किया। देखें, यहाँ फिर वही बात आती है कोच की
क्या आपके ख्याल में जो रूट को कोच ने कहा था कि आप लेग स्लिप ले लें, नहीं, या क्या आप जो रूट को कोच ने बाहर से कहा था कि जी आप जब ये सऊद शकील आए हैं तो आप डीप स्क्वायर लेग पे थोड़ा सा पीछे फील्डर ले लें। सो ये वो चीज़ें होती हैं कि जब ऑन द ग्राउंड आप जब चीज़ों को देख रहे होते हैं, बॉल मूव हो रही है, गेंद आपके बल्ले पे नहीं आ रही, एजेस लग रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक उन गैप्स को फिल करते हैं जहाँ गेंद हवा में जाती है। और जो रूट ने कप्तानी की, बहुत ही एक्सीलेंट कप्तानी की, और उन्होंने जिस जगह पर प्लेस किया फील्डर को, वहां पर आप देखें कैचेस हुए। वो लेग स्लिप पे आया, कैच हुआ, शकील सऊद शकील के उन्होंने थर्ड मैन को स्क्वायर लेग को थोड़ा सा पीछे किया, उन्होंने हवा में खेला, गेंद उनके हाथ में, और कैचिंग देखे ना, आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज आई थी। नहीं, इसमें आलम भाई, हाँ जी, मैं कह रहा था आपके पास भी तो अपॉर्चुनिटीज आई थी। आप देखेंगे जब ब्रुक बैटिंग करने आए तो पहली ये दूसरी बॉल के ऊपर उनका स्लिप में कैच हुआ, और आपके कप्तान, उनका हाथ उनके घुटनों पे था, जब बॉल को एज लगा तो उनका हाथ उनके घुटनों पे था स्लिप में। सो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन क्या है, कहाँ था। ठीक है, लेट आपने रिएक्ट किया कि गेंद आपकी उंगली में और आपकी उंगली को जख्मी करके चली गई, इसलिए कि आप तैयार नहीं थे। वेराज आप इंग्लैंड को देखो, उन्होंने कितने जबरदस्त कैचेस किया। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हारून रशीद साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हारून रशीद साहब के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम एनालाइज कर रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, जो पहले टेस्ट मैच में रही, बड़ी मायूस कुन रही। जब पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट जीता तो हम समझ रहे थे कि अब पाकिस्तानी टीम रिदम में आ गई है और इंग्लैंड को टफ टाइम देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अन भाई, एक चीज आप नोट करें कि जो रूट तकरीबन 3 साल के बाद एज अ कैप्टन वापस आए, 60 से ज्यादा टेस्ट मैचेस में कप्तानी कर चुके हैं, उसके अलावा उनके जो कोच जिनका अनाउंसमेंट हुआ था स्टीफन फ्लेमिंग, वो नहीं आ सके, वो बाद में ज्वाइन करेंगे। लेकिन मार्कोस ट्रेस्कॉथिक जो उनके साबिक टेस्ट बैट्समैन है, वो कोचिंग कर रहे थे और बड़ी प्लानिंग के साथ आए। आपको प्लानिंग का फुकदान नजर आया पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों टीमों की जानिब से अगर देखा जाए तो? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्लेमिंग इनके साथ इन टच है। ऐसा नहीं है कि फ्लेमिंग अगर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, एवरी डे ये फ्लेमिंग के साथ बात करते हैं, ट्रेस्कॉथिक एंड रूट, तो इसलिए वो ऑन बोर्ड हैं। जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं फ्लेमिंग के साथ। वो आएंगे सीरीज के बाद ज्वाइन करेंगे, दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। अगर आप, मैं दूसरी तरफ आपको मैं बात करता हूँ, हमें ड्यूरिंग द मैचेस दोनों ड्रेसिंग रूम दिखाते थे। जब पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम दिखाते थे तो बाबर आजम अकेले कहीं बैठे हुए हैं, आपको सरफराज कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, कोई भी सीनियर प्लेयर का जो कॉर्डन था वो इकट्ठा मुझे कहीं बैठा हुआ नज़र नहीं आया। वेयर जब भी इंग्लैंड का वो ड्रेसिंग रूम दिखाते थे, उसमें सारे के सारे जो सीनियर प्लेयर्स थे वो अपने कोचेस के इर्द गिर्द बैठे हुए वेरियस थिंग्स जो है वो डिस्कस कर रहे होते थे। देखिए, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आप जब मैच के अंदर इन होते हैं तो हर बॉल के ऊपर, हर ओवर के बाद आप एक दूसरे से मुशावरत करते हैं। बाबर क्योंकि कैप्टन ने अनफिट है, वो बाहर थे, उनको चाहिए यही था, या जितने भी जो सीनियर वहाँ, जब अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं या आप बैटिंग कर रहे हैं तो सारे के सारे प्लेयर तो अंदर मौजूद होते हैं ना। तो उस वक्त ना तो मुझे कहीं सरफराज नज़र आए, ना मुझे पाकिस्तान का कोई सपोर्ट स्टाफ नज़र आया, वो भी सब बिखरे हुए हैं। और दूसरी तरफ इंग्लैंड देखें यूनाइटेड है, जिसकी वजह से देखें जब वो बात करते हैं आपको पता लगता है कि एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ वो बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे लग रहा है इंडिविजुअल। सलमान साहब अभी तक यही कह रहे हैं कि रीबिल्डिंग स्टेज में है। ओ भाई, रीबिल्डिंग स्टेज कब खत्म होगी भाई? आप सारे के सारे जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं वो सारे के सारे तो टीम में हैं। आप अजान के ऊपर बात कर रहे हैं कि आप रीबिल्डिंग स्टेज में हैं, आप मोहम्मद अली पे बात कर रहे हैं कि रीबिल्डिंग स्टेज पे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें ना आप बात करें। एक जो भी आप बात करें तो कम से कम उसमें कोई सॉलिड किस्म की पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए जिससे आप बात करें। ठीक। अच्छा, एक और चीज आनंद भाई, आप नोट करें बॉडी लैंग्वेज। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी जैसे वो जॉय ट्रिप पर आए हुए हैं कि जल्दी से जान छुड़ाओ। कल मैं तो खुद मौजूद था स्टेडियम में तीनों दिन। कल जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, जब भी ऐसा लग रहा था कि खिलाड़ियों को जाने की बहुत जल्दी। और आपने पहले तो पॉइंट रेज ही कर दिया कि सलमान अली के जिस तरह से रिजवान ने रन लेकर खुर्रम शहजाद को पहली गेंद पर आगे कर दिया और वो आउट हो गए। तो आपको बॉडी लैंग्वेज में फर्क नजर आया कि पाकिस्तानी टीम बिल्कुल गिरी हुई थी, कोई जोश, जज्बा, कोई वलवला नजर नहीं आ रहा था? किसी भी तौर पे कोई जज्बा, कोई वलवला नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि आप फर्क देखें ना कि मैं जब इंग्लैंड की पूरी मैं फील्डिंग को देख रहा था, आप देखें जोफ्रा आर्चर,
आपका हर सीनियर बॉलर जो है वो एक दूसरे के साथ आगे डिस्कस कर रहा होता था जब वो बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने जा रहे होते हैं, तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना, बॉल पिच क्या कह रही है, हमने किस तरीके से बॉलिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है, और उसके मुताबिक वो अपनी प्लानिंग करते थे। वेयर एज मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कब सलमान अली आगा ने कोई हडल किया या कौन सा सीनियर प्लेयर जो है उनके पास गया, बॉडी लैंग्वेज तो नज़र आ रही थी ना। जो ब्रुक का कैच छूटना जो है वही बता रहा था कि इवन सलमान अली आगा एज कैप्टन ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। आई मीन देखिए, इंग्लैंड में कभी भी आप सेट नहीं होते एज अ बैटर। आपको किसी वक्त भी आप किसी ना कोई ऐसा फॉल स्ट्रोक खेलते हैं बिकॉज गेंद मूव कर रहा होता है वहाँ पर, तो किसी वक्त भी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो स्लिप कॉर्डन तो हमेशा से तैयार रहता है कि किसी वक्त भी अपॉर्चुनिटी आएगी और हम उसको आउट कर लेंगे। और आपने एक और चीज़ भी महसूस की होगी कि इंग्लैंड में खास तौर पर ये होता है कि अगर एक विकेट गिरे तो 2-3 विकेटें एक साथ गिर जाती हैं। यानी इंग्लैंड के साथ भी यही हुआ, जो रूट आउट हुए उनके साथ दूसरा प्लेयर भी आउट हो गया, ब्रुक आउट हुए उसके बाद दूसरे प्लेयर भी आउट हो गए 2-3। सो इंग्लैंड में आपको हमेशा कमबैक का चांस रहता है एज ए बॉलिंग यूनिट, और इस चीज़ को जो है पाकिस्तानी थिंक टैंक ने इसको नहीं लिया। और जिस तरह फील्डिंग हुई है, आई थिंक वहाँ पर तो लोग मजाक बना रहे थे हमारी फील्डिंग का। ठीक ठीक। मैं तो ग्राउंड में मौजूद था, मोहम्मद अली के पास जब गेंद जाती थी तो तमाशाई खूब वो जैसे आवाज़ें निकालते थे कि मोहम्मद अली से फील्डिंग नहीं हो रही थी, खुर्रम शहजाद से नहीं हो रही थी। मुझे तो लग रहा था कि इनकी फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क है। अरुण भाई, जिस तरह से ये मूव कर रहे थे मैदान में, चले यंगस्टर्स को हटा दें, लेकिन बाकी अब्बास भी देखे आप खेलते रहे, कोई वो बात नजर नहीं आई कि फील्डिंग में जान मारें। लग रहा था आपको ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें ना, एक और चीज़ यहाँ पर देखें, जो एक मंत्रा इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है कि जी फिटनेस होगी तो आप टीम में आएंगे। अब मुझे ये बताएं कि फिटनेस तो 2 तरीके से होती है ना, एक आपकी फिजिकल फिटनेस है, एक आपकी मैच फिटनेस है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तैयारियां कब मैच फिटनेस के ऊपर होती हैं। अभी मैं ये स्टैट्स देख रहा था पाकिस्तान के, आपको पता है सलमान अली आगा ने सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला पिछले सीज़न। शान मसूद ने मेरा ख्याल 6 या 5 मैचेस खेले, सऊद शकील ने 5 या 6 मैचेस खेले। आप मुझे बताएं जो लॉन्गर वर्जन की तैयारी है, इसी तरीके से मैं अगर देखता हूं बॉलर्स को, तो उन्होंने भी हार्डली हैंडफुल ऑफ मैचेस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के खेले हैं। तो आपकी वो जो तैयारी है वो सिर्फ ये कैंप ट्रेनिंग में नहीं होती। कैंप ट्रेनिंग में आप ड्रिल करते हैं, आधे घंटे में आपका फील्डिंग सेशन खत्म हो जाता है। मेरा जब मैच में 6 घंटे फील्डिंग करनी पड़ती है आपको। ठीक है। लेकिन एक और चीज आनंद भाई, अगर आप सलमान अली आगा को देखें, गुज़िश्ता 5 टेस्ट इनिंग्स में 65 रन उनके, और वो खेल रहे हैं। फिर आप शान मसूद को देखें, कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। 100 किए टरोबा में, एक मैच में अनफिट हो गए, वापस आए, फिर वही अंदाज। इमामुल हक लगता ही है कि वो अपने लिए खेलते हैं, अपने आप को बचाते हैं। रिजवान अपने आप को बचाते हैं। सऊद शकील जिनको वाइस कैप्टन बना दिया गया था और वो बड़े तम तराक के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, लेकिन जब एशियन विकेटों से बाहर जाते हैं तो सऊद शकील एक्सपोज हो जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि इस बैटिंग लाइनअप में सिवाय बाबर आजम के कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि जो बैट्समैन फाइट करें, जैसे जो रूट ने, जैसे हैरी ब्रुक ने किया। डैन लॉरेंस को देख लें, उनके वो वापस आए, उन्होंने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है। हमारे बैट्समैनों को क्या हो गया? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो टेक्निकल अवेयरनेस है ना, ख़ास तौर पर इंग्लैंड में खेलने की एज ए बैटर, वो मुझे नज़र नहीं आई। हालांकि पाकिस्तान के पास 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड में खेलते रहे हैं। इवन शान मसूद की मैं बात कर रहा हूँ, इमामुल हक भी वहाँ खेले हुए हैं, बाबर आजम भी वहाँ खेले हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक भी थोड़ी बहुत क्रिकेट वहाँ खेले हुए हैं। सो इनको ऑलरेडी इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए था, और ख़ास तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी थी। आप देखें ना, दूसरी तरफ जो रिजवान, जब आप खेल रहे हैं, आपने जिस किस्म का शॉट खेल के आप आउट हुए, क्या आप क्या मैच जीत रहे थे उस शॉट पे? सो ये आपके माइंडसेट को ये बता रहा है कि आप किस अंदाज में इस गेम को लेके चल रहे हैं या टेस्ट क्रिकेट में आप खेल रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि सऊद शकील की फर्स्ट क्लास की इनिंग्स, उसने 329 रन किए हैं पिछले सीजन में, जिसमें सिर्फ एक इनिंग में इनका 130 है। बाकी 12 इनिंग्स में उनके सिर्फ 200 रन हैं। सो कहीं से भी फॉर्म में वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। सलमान अली आगा वाइट बॉल क्रिकेट खेल खेल के रेड बॉल क्रिकेट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके। हार्डली उनके 2 मैचेस है फर्स्ट क्लास के। सो आप मुझे बताएं तो उसकी तैयारी कैसे होगी? तो देखें, जब आप कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, सारी चीज़ें अपने सामने रखते हैं कि आपके प्लेयर्स किस चीज़ के लिए तैयार हैं, किस चीज़ के लिए नहीं है। पाकिस्तान की टीम इस पर टोटल डिसअरे में है। मुझे सिर्फ ठीक है, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा करे, फाइट करके हारे, कोई इशू नहीं है। आप देखें ना, आज बांग्लादेश भी तो आउट हुई, लेकिन किस तरह उन्होंने फाइट बैक किया, वापस आए हैं वो टीम में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 8 खिलाड़ी आउट कर दिए, 150 पे, खुद 84 पे आउट हो गए। सो मेरे अपने नज़दीक आपको
कम से कम वो फाइटिंग स्पिरिट जिसकी वजह से पाकिस्तान जाना जाता था कि अगर हमें याद है कि इंग्लैंड में 125 पे भी अगर हम आउट हुए हैं तो हमारे बॉलर ने उनको 118 पे आउट भी कर दिया है। सो इस किस्म के इंसिडेंट्स बहुत हैं। चले आनंद भाई, हम इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम जायजा ले रहे हैं पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी का। हेडिंगले लीड्स टेस्ट में थोड़ी सी बात करेंगे, लॉर्ड्स टेस्ट के हवाले से भी, लेकिन हेडिंगले लीड्स के टेस्ट के हवाले से बात करते हैं। आनंद भाई, जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, आपने भी इंग्लैंड का दौरा किया, आप भी लीड्स आए, लेकिन हमने देखा कि हेडिंगले लीड्स में जो बराबर में ब्रेडफर्ड है, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मीरपुर के लोग रहते हैं, लेकिन इस मर्तबा कोई तकरीबन 95% जो थे वो गोरे मैच देखने आए और लोग आए नहीं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग टीम की कारकर्दगी से बददिल हो रहे हैं, सिर्फ स्कोर कार्ड देख लेते हैं, आप समझते हैं कि इंग्लैंड में जो एक एंथुजियाज्म होता था पाकिस्तानी सपोर्टर्स का कि वो आते थे झंडा लेकर और नारे लगाते थे, वो बिल्कुल नजर नहीं आया। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बहुत अलार्मिंग है। आई थिंक ये तो आपकी जो परफॉर्मेंस है ना पाकिस्तान टीम की, ये उसका रद्द अमल है। क्योंकि देखिए, लोग आते हैं अपने स्टार्स को देखने जो अंदर परफॉर्म कर रहे हो और उनको वो बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब आपकी इतनी डिस्पल परफॉर्मेंस होगी, आपने जैसे अभी इंट्रो में कहा कि अगर ये बारिश ना होती तो क्या आप ये 2 दिन में मैच ख़त्म कर देते। जब इस किस्म की परफॉर्मेंस होगी तो आप मुझे बताएं फैंस कैसे आएंगे। वो सपोर्टर्स जज्बाती सपोर्टर्स हैं, वो तो पाकिस्तान को अच्छा करता हुआ देखने चाहते हैं और वो उनको पहले से ही इस चीज़ की उम्मीद हो चुकी होती है कि ये टीम जो आई है इसमें इतनी काबिलियत नहीं है, अहलियत नहीं है कि ये इंग्लैंड की टीम का मुकाबला कर सके। तो उन्होंने कहा हम जाके फिर वहाँ जाके हम सपोर्ट करेंगे, पता लगा कि 2 दिन में मैच ख़त्म होगा, हम वापस आना शुरू हो जाएंगे। मेरे अपने नज़दीक ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। ऑड मैच आप हार भी सकते हैं, ऑड मैच आपको जीतने भी चाहिए, लेकिन यहाँ तो लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। मैं अभी इकबाल कासिम के वहाँ बैठा हुआ था, पहला दिन जब चला गया, दूसरे दिन के कोई लंच के वक्त, तो इकबाल कासिम के बेटे ने उनको कह दिया कि पापा ये पाकिस्तान इनिंग डिफीट होगी पाकिस्तान को। कैन यू जस्ट इमेजिन? यानी कि अब इस तरह की प्रेडिक्शंस जो हैं वो पहले से हो जाती हैं पाकिस्तान टीम के बारे में। पाकिस्तान की टीम कभी ऐसी नहीं थी। सही कह रहे हैं, लेकिन एक और चीज आनंद भाई, अगर आप नोट करें कि इस टेस्ट मैच में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी चीजें हुई, बाबर आजम भी नहीं खेले आखिरी लम्हे पर और फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हुई। क्या देखते हैं इस शिकस्त के बाद? टीम तो पहले ही डिमोरलाइज हो गई, क्या समझते हैं कि लॉर्ड्स और बर्मिंघम में टीम कम बैक कर सकेगी? देखिए, लॉर्ड्स की तो पिच के ऊपर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतर करेगी, क्योंकि लॉर्ड्स में हमेशा गेंद जो है ना मूव करता रहता है। आपको पता है वहाँ एक थोड़ी सी स्लोप भी है कि एक जगह के ऊपर उस जगह पे आकर बॉलर्स हिट करते हैं, वहाँ से गेंद मूव करता है। लॉर्ड्स में पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, दूसरी तरफ बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं। देखिए, बाज़ दफ़ा टीम जो है वो थिंक टैंक जो है वो अनाउंस नहीं करता कि कि एक्सटेंट ऑफ इंजरी क्या है। मे बी ये ज़रूरी नहीं है कि बाबर जो है वो आपका लॉर्ड्स का टेस्ट मैच भी खेल जाए। ये डिपेंड करता है कि उसका हैवीली स्ट्रैप्ड उसकी फिंगर है। अगर वो रश इन करेगा, जल्दी करने की कोशिश करेगा, तो पता लगा कि और ज़्यादा उसको एग्रेवेट ना हो जाए इंजरी, तो बहुत सोच समझ के बाबर आजम अगले टेस्ट मैच में आएंगे। पाकिस्तान की जो मुझे एक होप नज़र आती है वो मुझे एजबेस्टन नज़र आती है। वो पिच कदरे बेहतर है, जहाँ पर आपके स्पिनर्स भी ऑपरेट होते हैं, वो बैटिंग के लिए साजगार हालात होते हैं, और वहाँ अगर कंडीशन इस तरह की हुई जैसे कि आजकल इंग्लैंड में हैं, तो वहाँ मुझे नज़र आता है कि पाकिस्तानी को बेहतर करना चाहिए। लेकिन जिस किस्म की ये डिमोरलाइज्ड डिफीट हुई है, और अगर लॉर्ड्स में भी खुदा ना खास्ता अगर ये अच्छी कारकर्दगी नहीं कर सके, तो फिर तो पाकिस्तान बिल्कुल ही प्रेशर में आएगी और वो अपने आप को संभाल नहीं सकेगी। एक और चीज आनंद भाई, जिस तरह माइकल वॉन ने वो कमेंट्री कर रहे थे मिले, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि ये पाकिस्तान की कमजोर तरीन टीम है गुज़िश्ता 30 बरस में। 1996 में तो हम इंग्लैंड आए थे, टेस्ट सीरीज जीत कर गए थे, लेकिन उसके अलावा उरूज मुमताज ने नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है कि जनाब बाबर आजम नहीं चाहते थे कि तेज विकेटें बने और जिसकी वजह से फास्ट बॉलर नहीं आ रहे। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, आई थिंक गुरूज को आइडिया नहीं है, वो बातें वहाँ जो है वो बड़ी गलत कर रही है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। बाबर आजम का फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सेटअप से क्या ताल्लुक़ है?
फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो पिचेस बनती हैं वो उनके डोमेस्टिक, पाकिस्तान क्रिकेट का डोमेस्टिक जो डिपार्टमेंट है वो उन तमाम शेड्यूल बनाता है और वहाँ पर वो भेजता है। बाबर तो मैच भी नहीं खेला इस दफ़ा फर्स्ट क्लास, तो उसने फर्स्ट क्लास के सेटअप में क्यों किसी को इंटरफेयर करके कहा हो कि 100 पिचेस बनाएं। बदकिस्मती से हम जब कमेंट्री कर रहे होते हैं या जब मीडिया में बैठे हुए होते हैं, हमें बड़ा रिस्पॉन्सिबल वे में बात करनी चाहिए। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही, लेकिन उसके रीजंस ढूंढने चाहिए। हम तो ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं कि उसने, आप क्या कर लेंगे, आप इस वक्त चेंज कर दें सब कुछ, आप मुझे बताएं प्लेयर कहाँ से लेके आएंगे, आप इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलेंगे आगे भी खेलेंगे। सो इसलिए आपको डोमेस्टिक के उसमें निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है और इसको बड़ा सोच समझ के तब्दीलियां करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई इस तरफ नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तमाम जो पीसीबी की सोच है वो पाकिस्तान की सीनियर टीम की तरफ है। आकिब जावेद की पूरी सोच पाकिस्तान की सीनियर की टीम की तरफ है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। आपकी पाइपलाइन में अगर अच्छे प्लेयर्स नहीं होंगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा आगे। सही ठीक है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर बैट्समैन, फॉर्मर कोच, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे हारून रशीद साहब से क्या तब्दीलियां होनी चाहिए लॉर्ड्स टेस्ट के लिए, क्योंकि आपके पास यही जो 16 लेकर गए हैं जिनमें से एक अनफिट, तो क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से। हर तरफ से शोर मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर तनकीद का हदफ बना रहे हैं। अब देखते हैं कि आकिब जावेद क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। जिस तरह हारून रशीद साहब ने कहा कि स्टीफन फ्लेमिंग अगरचे टीम के साथ नहीं है, टीम सऊदी टीम के साथ है, और मैं देख रहा था टीम सऊदी जिस तरह की प्रैक्टिस करा रहे थे हमारे तो नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन आकिब जावेद क्या करते हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं लॉर्ड्स टेस्ट की तरफ। आलम भाई, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए आपकी नज़र में लॉर्ड्स टेस्ट में? देखिए, ये एक तो ऐसा सवाल है, सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन है मार्क है बहुत बड़ा, वो है बाबर आजम की फिटनेस। देखिए, उसके बाद आपके पास देखें तो बेंच पे बैठे कौन कौन है। आपके पास गाजी गौरी बैठे हुए हैं बेंच पे, ठीक है। आपके पास सुबैद शाह बैठे हैं बेंच पे, आपके पास आमिर जमाल बैठे हैं बेंच पे, और उसके बाद आपके पास बैठे हैं साजिद खान। अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आप उस्मान को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं जिस तरह की उसने पीछे परफॉर्मेंस दी है। अब रह के आपके पास जो रह जाता है वो है आमिर जमाल और उबैद शाह। अगर बाबर आजम फिट होते हैं तो मेरे अपने नज़दीक बाबर आजम तो टीम में बिल्कुल आना चाहिए उनको, वो टीम में आएंगे। और जो अभी मैं यंग किसकी जगह आएंगे वो बाबर आजम आएंगे। आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और आज़ान ओवैस को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, शान से आपको ओपन करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे सऊद शकील को ड्रॉप करना पड़ेगा और आमिर जमाल को लाना पड़ेगा, ताकि आपके पास 4 फास्ट बॉलर हो जाएं और 1 स्पिनर हो जाए। और आपकी बैटिंग देखें ना, अगर सऊद शकील कुछ नहीं कर रहा तो आमिर जमाल भी कुछ नहीं करेगा ना, लेकिन कम से कम वो बॉलिंग में आके हो सकता है आपको 2-3 आउट करके दे दे। तो मेरे अपने नज़दीक ये मुझे 2 चेंजेस नज़र आती हैं कि आमिर जमाल का अंदर आना, और अगर बाबर आजम फिट हो जाते हैं तो अजान ओवैस और सऊद शकील ड्रॉप हो और ये दोनों अंदर आके वो जगह ले, तो आपकी टीम की थोड़ी स्टेबिलिटी हो जाएगी और आपकी बैटिंग भी थोड़ी डेप्थ आ जाएगी और बॉलिंग में आपके पास अच्छा खासा मवाद आ जाएगा। आपने पहले ओपिनियन दी कि शान मसूद इनिंग्स ओपन कर सकते हैं और उनके साथ फिर इमामुल हक तो कर ही रहे, लेकिन आपने देखा है इमामुल हक की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ पाकिस्तान में जबरदस्त रही है परफॉर्मेंस। आप नोट करें कि जो उनकी 3 सेंचुरियां हैं वो उन्होंने पाकिस्तान में बनाई है, रावलपिंडी में। बैरून मुल्क जाकर उनको पता नहीं क्या हो जाता है। कल जिस तरीके से उनको सेट किया जोफ्रा आर्चर दे और फिर शॉर्ट पिच गेंद पर वो आउट हुए, आप समझते हैं इमाम को भी परफॉर्म करना पड़ेगा और शान को अपनी बैटिंग में कंसिस्टेंसी लानी होगी, यानी कि 100 कर दिया 3 में नाकाम। नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस सिर्फ जो टीम की इसमें कॉम्बिनेशन है उसको सामने रखते हुए इस किस्म की जो डिफीट हुई है उससे जो जितनी बुरी तरीके से ये गिरे हुए होंगे, आई थिंक इनको उठाने के लिए तो आपको थोड़े से ये इनको और चांस देना पड़ेगा कि ये एक्सपीरियंस लोग हैं। ठीक है, इमाम की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं नज़र आती, लेकिन कम से कम वो मैं देखता हूँ कि पिच पे खड़े रहने की कोशिश करते हैं, लंबी इनिंग खेलने की कोशिश करते हैं। एक 40 रन भी किए हैं, पीछे भी उन्होंने 50 किया है। लेकिन क्योंकि मैं अजान ओवैस के पॉइंट ऑफ व्यू से फील करता हूँ कि अभी वो फुली इक्विप्ड नहीं है टू कम्बैट दीज इंग्लिश बॉलर्स,
उन कंडीशंस के ऊपर जहाँ गेंद मूव कर रहा हो। सो मे बी कॉन्फिडेंस में और गिर जाएगा वो, अगर एक दो इनिंग तो वो ऑलरेडी फेल होता हुआ ही चला आ रहा है। सो मैं समझता हूँ कि इमामुल हक और शान से अगर ये ओपन करा लेते हैं, नंबर 3 पे अब्दुल्ला शफीक को ले आए, 4 पे आजम खुद आ जाएं, बाबर आजम खुद आ जाए, 5 पे आपके सलमान अली आगा, 6 रिजवान और 7 पे इनको आमिर जमाल को लाना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी राय है कि बॉलिंग को स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए ना, 7वें नंबर का बैट्समैन क्या करेगा? अगर सऊद शकील अगर 5 से 10 रन कर रहे हैं तो आमिर जमाल भी तो यही करेंगे ना। लेकिन आपको एक एडवांटेज दे देंगे ऐसी कंडीशन के ऊपर, वो 2-4 आपको आउट करके दे सकते हैं, तो आपके 4 जब फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे। सो मैं तो अगर चाहता हूं कि अगर ये और ज़्यादा वो लेना चाहते हैं तो एक आध बॉलर को ड्रॉप करके उबैद शाह को मौका दे दें, वो तेज़ तो है कम अज़ कम। सो आप ये खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली में से किसी एक को ड्रॉप करके आप उबैद शाह को चांस ले। देखिए अब तो आपको ऑल आउट जाना है ना। सो आपके पास रिसोर्सेज ये मौजूद हैं, इनमें सबसे बेहतर आपका ये 11 बनती है। आप ये सोचें और आगे लेके चलें इसको, लॉर्ड्स टेस्ट में देखें, और अगर ये क्लिक कर जाती है तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरे ये कि अगर पाकिस्तान की, जिस तरह आपने बात की, वहाँ लॉर्ड्स में तो अली उस्मान इसका मतलब खेलेंगे, साजिद खान का तो अब कोई चांस ही नहीं है। बर्मिंघम में शायद चांस बन जाए एजबास्टन में। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि क्योंकि आप 5 विकेट्स को ड्रॉप किए हुए बंदे को, मतलब उसने बॉलिंग बुरी नहीं की, ठीक है। क्योंकि जो एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई कि इंग्लैंड की कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो विकेट्स पे अटैक करते हैं, जिससे उनका जो आम बॉल है वो थोड़ा डिसेप्टिव हो जाता है, क्योंकि थोड़ा स्पिन भी मिल रहा था। और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, शुरू में थोड़ा सा वो लाइन को जो है ना मेंटेन नहीं कर सके, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की। जैसे उन्होंने ऑफ स्टंप लाइन को पकड़ा है, वहाँ उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने आउट भी किए और उनको गेंद में टर्न भी मिला है। सो मे बी क्योंकि जो ड्राइंग कंडीशंस हैं उससे यहाँ भी उनको थोड़ी सी हेल्प मिले। सो मैं तो उस्मान से ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि साजिद अभी इंग्लैंड में बिल्कुल भी नहीं खेले हैं, पहला ही इतना इंपॉर्टेंट मैच क्यों, बर्मिंघम में हम देख सकते हैं कि वहाँ 2 स्पिनर की गुंजाइश बनती है। ठीक है, आखिरी सवाल मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। आप क्या समझते हैं, इस तरह आप लोग भी, इकबाल कासिम, दीगर टेस्ट क्रिकेटर्स ये कहते चले आ रहे हैं कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आपको जो है ना तजुर्बा जो आपका है वो काम आएगा। जिस तरह अली उस्मान की एग्जांपल है, काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लें, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर भी नजर रखनी चाहिए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेड्यूलिंग की। आपके सामने इंटरनेशनल कैलेंडर भी होता है, और आपने उसी के सामने रखते हुए अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्लान करना होता है। सो जब आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्लान करते हैं तो आप कोशिश करें कि जब इंटरनेशनल कैलेंडर में आपका क्लैश ना करे आपका फर्स्ट क्लास सीज़न, आप अपने फर्स्ट क्लास सीज़न को ऐसे वक्त में करें जहां पर आपके ये तमाम प्लेयर्स खेल सकें, अवेलेबल हो। ठीक है हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एनालाइज किया। आपको आइंदा भी जहमत देते रहेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। मिर्ज़ा इकबाल बेग, हारून रशीद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।